काफी दिक्कत आती है इस टॉपिक पे, ठीक है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में। बहुत ध्यान से समझना, फिजिक्स का पूरा फिजिक्स में इसका बहुत काम पड़ेगा, ठीक है, बहुत बहुत काम। इसकी पूरी डिटेल स्टडी हम लोग को करनी पड़ती है क्लास 12th में जाकर, लेकिन अभी जो है ना हमको इसमें थोड़ा थोड़ा सा इसके कुछ कुछ पॉइंट समझना हमको इसके, ठीक है। हाँ, एक्चुअली बेसिक मैथ्स का ही है, ठीक है। बेसिक मैथ्स में हमने क्या क्या सीखा, ट्रिग्नोमेट्री सीखा, बेसिक मैथ्स में हमने ग्राफ सीखा, बेसिक मैथ्स में हमने बायनोमियल थ्योरम सीखा, बेसिक मैथ्स में हमने क्वाड्रेटिक का इक्वेशन सीखा, ठीक है। ये भी बेसिक मैथ्स ही है, ठीक है, कोई अलग चैप्टर नहीं है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इज द बेसिक मैथ्स। ये जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो होता है ना, जो बेसिक मैथ्स वाला पार्ट होता है, ये हम लोग को लगभग मैथ्स में, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं ना, ये इसको पढ़ते हैं लगभग 4 से 5 महीने पढ़ते हैं, और हम लोग को ये चैप्टर खत्म करना है 3 से 4 घंटे के अंदर खत्म करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है यार, इतना कम समय अगर अपने पास है तो हमारे लिए ये टॉपिक कैसा होगा, चैलेंजिंग होगा। लेकिन फिर भी मैं तुमको ऐसी तरीके से समझाऊंगा ना कि तुम लोग को चैप्टर बड़ी आसानी से समझ में आ जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तुम्हारे क्वेरीज होंगे सर ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो हम लोग को इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमको काम की चीज समझनी है, जितना काम है हमको समझना है, हमारा उससे क्वेश्चन बन जाएंगे फिजिक्स में, ठीक है। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में जो क्या होता है, जो क्वांटिटीज होती है, ठीक है, क्वांटिटी जो होती है फिजिक्स में, वो 2 टाइप्स की होती है। एक तो जाती है कांस्टेंट, और एक हो जाती है वेरिएबल। ये जो कांस्टेंट होता है ना, ये हो जाते हैं फिर से 2 टाइप के। एक हो जाता है परमानेंट कांस्टेंट, जैसे कि प्योर नंबर्स 2, 3, जैसे पाई 3.14 होता है, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ सेम ही रहता है। जैसे ई मैंने बोला था 2.7, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, हमेशा इसकी वैल्यू कैसी रहती है, सेम रहती है। तो ये हम लोग कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज परमानेंट कांस्टेंट्स, ठीक है। अब हम सीखते आगे, एक होते हैं टेम्पररी कांस्टेंट। टेम्पररी कांस्टेंट ऐसे होते हैं ना, जो कि हो सकता है एक कहानी में, एक सिचुएशन में कांस्टेंट हो, दूसरे सिचुएशन में जो है ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि बोला गया कि एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, उसकी स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है। तो बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा v इंटू टी। इस पूरी कहानी में गाड़ी आगे बढ़ेगी, ठीक है, गाड़ी जब आगे बढ़ेगी तो इसकी जो पूरे प्रोसेस में जो v है वो कैसा रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। s क्या करेगा, वैरी करेगा, t भी वैरी करेगा, लेकिन पूरे प्रोसेस में v कैसा, कांस्टेंट है। क्लियर, ये कांस्टेंट हो गया। हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया। उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक गाड़ी है जिसकी एक्सेलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकेंड है। अब इसकी वेलोसिटी बताओ 2 सेकेंड में क्या होगी, तो v इक्वल टू 80 होता है ना, u प्लस 80, u जीरो ले लो। तो यहाँ पे टाइम कैसा है, टाइम वेरिएबल है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। हमको बोला कि एक्सेलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। लेकिन वेलोसिटी तो समय के साथ बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर क्या, इस क्वेश्चन में वेलोसिटी कांस्टेंट थी, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। 1 सेकेंड में 2 होगा, 2 सेकेंड में 2 2 4 हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। 3 सेकेंड में क्या हो जाएगा, ठीक है, 3 सेकेंड में क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम क्या देखते हैं कि समय के साथ जो वेलोसिटी जो है ना वो बढ़ती चली जाएगी। तो वेलोसिटी जो है ना इस सिचुएशन में वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल हो गई। तो देखो एक क्वेश्चन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन दूसरे पार्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसे सम्स, ऐसी क्वांटिटी जो हो सकता है एक क्वेश्चन में कांस्टेंट हो, दूसरे में कांस्टेंट नहीं हो, ठीक है।
उसको हम लोग कहते हैं टेम्पररी कांस्टेंट, है ना, बिकॉज कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, परमानेंट हमेशा रहता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल को भी हमने बांटा हुआ दो कैटेगरी में। ठीक है, तो दो कैटेगरी में जो हमने बांटा है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वेरिएबल क्या हो सकते हैं? ठीक है, वेरिएबल जो होते हैं ना, दो दो कैटेगरी के आ सकते हैं। ठीक है, ये भी कैसे दो कैटेगरी के होते हैं, जरा देखो इसको भी। ये हो जाते हैं वेरिएबल, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, और एक हो जाते हैं इंडिपेंडेंट। एक हो जाता है डिपेंडेंट और एक क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से, अब ये वाले पार्ट को मैं पूरा इरेज कर देता हूँ, ये तो एकदम सिंपल सिंपल चीज है, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, एक मिनट, किसका मैसेज आया जरा देखो। हाँ भाई, कौन क्या बोल रहा है? सर इसमें फिजिकल क्वांटिटी आएगी, फिजिकल क्वांटिटी तो कहीं भी आ सकती है यार। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या हो गया? लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, वो भी तो क्या हो सकते हैं? कांस्टेंट, वेलोसिटी, सब क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी होगी ना। तो कोई आ सकती है इसमें, आ सकती है। इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी से डील नहीं करना अपने को, लेकिन उसकी मेजरमेंट से डील करना है। अब देखो बात करते हैं हम लोग आगे। दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, कौन से होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, एक क्या हो जाता है? डिपेंडेंट, और एक क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट। जैसे देखो y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, यहाँ पर ये कौन सा वेरिएबल हो गया? ये हो गया इंडिपेंडेंट। हम x की वैल्यू कुछ भी लिख देते हैं, 1 2 4 5, कुछ भी सोच लेते हैं, वो क्या हो गया? डिपेंड, वो हो गया इंडिपेंडेंट, कुछ भी सोच लिया। लेकिन जब y की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो y की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? y की वैल्यू डिपेंड करती है x के ऊपर। अगर x बदलेगा तो क्या y बदलेगा? श्योर बदलेगा। अगर हमने x को रखा 1 तो y कितना हो जाएगा? 3। अगर हमने x को रखा 2 तो y कितना हो जाएगा? 5। हम x की वैल्यू अपने मन से कुछ भी लिख देते हैं, 1 2 3 4 मान लीजिए। क्या हम y की वैल्यू अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं? आंसर इज नो। y की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5। तो जिसकी वैल्यू हम लोग सोचते हैं, कुछ भी लिख देते हैं अपने मन से, वो बन जाता है, जिसकी वैल्यू कुछ भी लिख देते हैं सोच करके, वो बन जाता है इंडिपेंडेंट। और जिसकी वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो बन जाता है डिपेंडेंट। क्लियर होगी मेरी बात? सबको समझ में आ गई? रिकॉर्डिंग चल रहा ना? हाँ, क्लियर। सो दीज आर टू काइंड्स ऑफ वेरिएबल, वन इज डिपेंडेंट एंड द अदर इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर होगी मेरी बात सबको? अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे। एक टर्म नहीं समझ में आया समर्थ? ओके, डिपेंडेंट, ये इक्वेशन में जो x होता है ना, ओके देखो यहाँ पे हम कोई भी चीज लिखते हैं ना, जैसे कि हमने लिखा y इक्वल टू एक्स प्लस 1, y की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? x के ऊपर। ये x क्या हो जाता है? ये x किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और y निकालने के लिए हमको x की वैल्यू जरूरत पड़ती है। हम जब y निकालेंगे ना, तो हम x की वैल्यू देखते फिर ना y निकाल सकते हैं।
y की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? x करेगा। हम जैसे x को 1 लेंगे तो y कितना हो, जैसे यहाँ पे हमने x को लिया था 1, तो y कितना होगा? 2 into 1 plus 1 that is 3। फिर हमने x को लिया 2, 2 to the 4 कितना हो गया? 4 plus 1 5 हो गया। हमने x को लिया 3, तो 3 to 6, 6 plus 1 7 हो गया। तो y की जो वैल्यू होती है वो x पर डिपेंड कर रही है, सो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। x की वैल्यू किसी पर डिपेंड नहीं करती है, तो वी कॉल इट x इज अ क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट। क्लियर? इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। और एक एक दो एग्जांपल और ले लो। जैसे कि मान लो तुम गए पेट्रोल की दुकान पे गए और तुमने पूछा कि पेट्रोल का क्या रेट है, ठीक है, तो बोला 70 रुपीज पर लीटर। तुमने बोला कि अच्छा, तुमने सोचा मुझे चाहिए 3 लीटर, तो दाम कितना पड़ेगा? तुमने बोला, उसने बोला 210 रुपये। तुम सोचते हो कोई चीज, ठीक है, रैंडमली तुमने सोचा 5 लीटर, सोचने में क्या रहता है, तो दाम कितना हो जाएगा? 350 रुपये। ये वाला पार्ट कैलकुलेशन वाला है, ये सोचते हैं कुछ भी। हमको पता है रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट डिपेंड कर रहा है तुमने कितनी क्वांटिटी ली पेट्रोल की, कितना लीटर लिया। तो रेट किस पे डिपेंड करता है? क्वांटिटी पे। तो रेट क्या हो गया? ये जो रेट हो गया टोटल कॉस्ट, ये क्या हो गया? डिपेंडेंट। और ये तुमने कितनी क्वांटिटी सोची, ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? v वेलोसिटी क्या हो गई? ये हो गई इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे बोल दो ये इसका डालो, ठीक है, v इक्वल्स टू ए टी लिख दो। v एक कांस्टेंट है, ठीक है, v क्या हो गया? v हो गया यहाँ पे डिपेंडेंट, t क्या हो गया यहाँ पे? इंडिपेंडेंट। ठीक है, v की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? t के ऊपर। सो v डिपेंड करने वाला है, t डिपेंड करने वाला नहीं। t कैसा? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जो जिसकी वैल्यू किसी पे डिपेंड करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर होगी बात? यस सर। ओके सिस्टर, तुमने कोई मैसेज भेजा है क्या? कृष्णा है यहाँ पे? अच्छा, चैट पे डाल दो ना एक बार। फोन क्या एक्चुअली मैंने फोन क्या एक्चुअली मेरे कैमरे से क्या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, इसलिए मैंने फोन रखा सामने में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में डाल दो, तो बोल दो मेरे को, सुन लूंगा मैं। हाँ बोलो कृष्णा, क्या बोल रहे हो? कृष्णा क्या बोल रहे हो? ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम बात करते हैं जैसे मैंने बोला कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, हमने क्या बोला? y डिपेंड्स ऑन x। इसी को मैथ्स की भाषा में हम क्या बोलते हैं? y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये मैथ्स की लैंग्वेज हो गई। ठीक है, सीधी भाषा y डिपेंड्स ऑन x, मैथ्स में क्या बोलते हैं? y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब इतना लंबा कौन बोलेगा मैथ्स में? इसको क्या लिखते हैं? y इक्वल्स टू एफ एक्स। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, y एफ एक्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब y की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? x पर डिपेंड करती है। तुम इसको ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स। अब देखो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? अलग अलग तरह के, जैसे कि एक बोला गया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। वाई किस पे डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। ये हम बोलते हैं ये कैसे फंक्शन होते हैं? तो हम बोलते हैं कि ये एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं। नाम अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं, ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ये तुम लोग पूरा डिटेल में पढ़ोगे जाके। मैथ बोल देगा y इक्वल्स टू साइन एक्स, बोलेगा कौन सा तरह का फंक्शन है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हालांकि हमको इतना कुछ पहचानने आना चाहिए, हमको इस सब नाम से कोई ज्यादा कोई मतलब नहीं है। अगर बोला जाएगा y इक्वल्स टू ए रेज पावर आ रहा है, एक्स पावर पे जा रहा है, ठीक है, जैसे कि y इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स, y इक्वल्स टू 2 रेज टू एक्स, कोई भी ऐसा आता है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो मैंने शीट भेजी थी ना तुम लोग को, उस पर देखा, वहां पे लिखा था ड्रॉ द ग्राफ फॉर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ऐसा कोई जिसपे एक्स पावर पे आ जाता है ना, उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेस कोई भी हो सकता है, बेस 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली कुछ कुछ टाइप के 3 टाइप के फंक्शंस होते हैं जो कि हमको पढ़ना है। एक चौथा हो जाता है y इक्वल्स टू लॉग एक्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, तो सिंपल सिंपल फंक्शंस के नाम है, कोई ज़्यादा इसमें डिटेल में कुछ नहीं है। ठीक है,
अच्छा, ये 2-4 नाम है, बस याद रखना होगा, इसको रेस कर देता हूँ। अब बात आती है कि मैं ना तुम लोग को थोड़ा सा ये जो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, ये चैप्टर बेसिकली हम लोग को कहाँ पे काम आएगा, ये हमारा चैप्टर काम आएगा आपको काइनेमेटिक्स में, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। तो मैं तुम लोग को थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, उसका थोड़ा सा पार्ट, फिर हम लोग इस चैप्टर पे फिर से आ जाएंगे, 5-10 मिनट का डिस्कस करेंगे, चलेगा। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन नहीं चला, ठीक है, टॉपिक अभी एक देखो आता है टॉपिक स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, फिर से देखो एक बार, बोला गया कि स्लोप एक लाइन है ऐसे ड्रॉ की, दूसरे बच्चे ने लाइन ड्रॉ की ऐसे, पूछा गया कि बताओ स्लोप किसका ज्यादा है, तो हम बोलेंगे फर्स्ट का ज्यादा है। कोई भी बोल सकता है स्लोप इसका ज्यादा होगा, इसका कम होता है। किस पे चढ़ना मुश्किल है, इस पे चढ़ना मुश्किल है। इसका एंगल बोला गया थीटा है, इसका एंगल थीटा 2 है। इसका एंगल बड़ा दिख रहा है तो ये वाला एंगल बड़ा दिख रहा है, जिसका एंगल बड़ा होता है उसका स्लोप कैसा होता है, बड़ा होता है। अब स्लोप निकालो इसका स्लोप निकालो, दोनों के लिए हमने इसके लिए स्लोप निकाला, तो tan थीटा 1, इसके लिए स्लोप कैसे निकलता है, इसके लिए स्लोप हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। और परपेंडिकुलर बाय बेस क्या कहलाता है, tan थीटा कहलाता है। तुम्हें कभी भी स्लोप निकालना हो तो वहां से क्या करना होगा, हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, हमको यहाँ से करना पी बाय बी निकालना, हमको स्लोप मिल जाएगा। यहाँ बोला गया बताओ स्लोप क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या निकाला, tan थीटा 2, ठीक है, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P1 है, यहाँ P1 है, यहाँ P1 है, ठीक है। यहाँ बोला गया स्लोप निकालो, तो P1 P2 है, यहाँ P2 है, तो मैंने निकाला क्या, P2 बाई V2 कर दिया, ठीक है। और tan थीटा 2 ये हमको मिल जाएगा यहाँ से, ये किसके इक्वल होगा, tan थीटा 2 के इक्वल होता है, दिस इज कॉल्ड एज द स्लोप। क्लियर। तो स्लोप हम कहाँ से निकालते हैं, स्लोप निकालने के दो टेक्निक होते हैं, हम परपेंडिकुलर बाय बेस कर देते हैं, ठीक है, तो हमको स्लोप मिल जाएगा। नहीं तो वो हमको जो एंगल जो दिया जाएगा ना, उसका हम लोग tan निकाल लेते हैं, वो हमें क्या देगा, स्लोप देगा, ठीक है। तो स्लोप निकालने के बेसिकली दो तरीके होते हैं, हमें एंगल दिया गया है कि हमको परपेंडिकुलर बेस दिया गया है, हम उसके हिसाब से स्लोप को डिटरमाइन, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया ना, हम उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज करेंगे, या तो tan वाला यूज करते नहीं तो ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबको स्लोप समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो हमसे बोला गया ऐसा कि मान लो कोई ऐसे है, ये क्लास 9th में, चाहे सीबीएसई का बच्चा हो चाहे आईसीएसई का बच्चा हो, सबने पढ़ा हुआ ये टॉपिक, ठीक है। इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है। बोला गया है कि टाइम, यहाँ पे हमने क्या किया, टाइम दिखाया और डिस्प्लेसमेंट दिखाया यहाँ पे। एक सेकेंड में, नहीं अभी फिर से ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। मैं ना देखता, अगर हुआ तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, नहीं तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा तुमको लास्ट में कि क्लास और है मेरी अभी। अभी देखो ये बोला कि ओरिजिन है, ये बोला कि टाइम 1 सेकेंड था, तो किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट था 2 मीटर। टाइम क्या हुआ, 1 सेकेंड में यहाँ पे था, 2 सेकेंड गया, फिर वो हो गया 4, ठीक है भाई, 2 में 4 हो गया, एक में यहाँ पे बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है 2 इंटू टी है, जहाँ पे 2 क्या वेलोसिटी है। टाइम 1 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2 होगा। टाइम 2 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो आंसर है 4 हो गया। 3 सेकेंड हो गया, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो आप ऐसा चला गया यहाँ पे, ठीक है। 4 सेकेंड हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। मतलब ग्राफ बनाओ, इसका कौन चैट में डाला, क्या डाला, हाँ 8, हाँ 8 हो जाएगा वो। उसके बाद देखो, तो अब यहाँ पे 3 सेकेंड में कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब देखो ग्राफ ऐसा जा रही है,
ना, ये हम ऐसा ड्रॉ करते थे, याद है, सीखा होगा क्लास 9th में, ऐसे ड्रॉ करते थे हम लोग। अब ये हमसे पूछा जाए कि बताओ ये 1 सेकंड में 2 है, 2 सेकंड में 4 है, 3 सेकंड में 6 है, तो बताओ इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा। तो हमने क्या किया, हमने कोई भी 2 पॉइंट्स लेते थे, ऐसा यहाँ से लिया, हमने इसका से ज्वाइन कर दिया, ये क्या हो जाएगा, ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी 4 - 2 दैट इज 2 मीटर, और ये क्या हो जाएगा 2 - 1 दैट इज 1, तो हमारा स्लोप हो जाएगा 2/1 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। और यही क्या इसकी, यही तो इसकी वेलोसिटी भी है, एस इक्वल्स टू वीटी हमने लिखा ना, यही क्या इसकी वेलोसिटी भी है। तो हमको स्लोप निकालने बोला गया था, हमने क्या से निकाला, 2 पॉइंट लिया, कोई भी 2 पॉइंट लिया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, कोई भी 2 पॉइंट लिया, वहां से लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, एक यहाँ से ड्रॉ कर दी, हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये हमारा हो जाएगा डेल्टा वाई, ये हमारा हो जाएगा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कर देंगे, हमें क्या देगा, स्लोप देगा, ठीक है। अच्छा, एक तरीका ये, हमें कोई बता दे ये एंगल थीटा है। अरे डेल्टा क्यों लिखते हैं? डेल्टा मतलब चेंज हो गया, जैसे देखो यहाँ पे क्या किया हमने, ये क्या लिखा हमने, 4 है, ये कितना है, 2 है, तो 4 - 2, 4 - 2 किया ना हमने, तब ना ये 2 आया, ये 1 है, कैसे आया, 2 - 1, तो कितना है ये 1 आ गया। तो हम सब्ट्रैक्ट करें बेसिकली, तो क्या सब्ट्रैक्ट करें हम, ये कोऑर्डिनेट था x2, y2, ये हो जाएगा x1, y1, हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं y2 - y1, तो y का कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, इसे लिखते हैं डेल्टा y, ठीक है, चेंज इन y, पहले ये 1 था, y1 था, बाद में y2 हो जाता, तो चेंज कितना हो गया, इतना सा चेंज हुआ ना, दिस इज द चेंज। सो चेंज इन y, पहले 1 था, बाद में y2 हो जाएगा, चेंज इन y। ये क्या हो जाएगा, चेंज इन x, पहले ये x1 था, बाद में ये x2 हो जाता है, चेंज इन x कितना हो जाएगा, x2 - x, इसलिए लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली ग्राफ निकालने के लिए हम कोई भी ले लो ग्राफ, ऐसा है, यहाँ से लाइन खींच दो, यहाँ से लाइन खींच दो, इसको निकाल लो, इसको निकालो, डिवाइड कर दो, हमें क्या देगा, स्लोप देगा। अगर ये एंगल हमको पता है थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, देख लो tan थीटा y/x हो जाएगा। अगर एंगल दिया गया तो उसका tan निकाल लो, वो भी हमें स्लोप ही देगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं स्लोप में, किसी को भी, सबको समझ आ गया स्लोप क्या होता है, क्लियर हो गया ना, ओके। सो सबके पास स्लोप की नॉलेज होनी चाहिए, स्लोप क्या होता है, ओके, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया। हाँ, तो बेसिकली सबको स्लोप का आइडिया होना चाहिए। अब तो देखो, अगर मान लो हमें कोई बोले डिस्प्लेसमेंट टाइम स्लोप निकालो, स्लोप तो आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्लोप निकालते क्यों है, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिलता है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, दिस इज द स्लोप, है ना। यहाँ पे अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, स्लोप निकालो, तो डेल्टा एक्स, डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, स्लोप हमें क्या देगा, ये स्लोप हमको एक्स टी ग्राफ में वेलोसिटी देता है, क्या देता है, वेलोसिटी, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इट गिव्स अस वेलोसिटी। अगर मान लो कहीं पे हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ऐसा स्ट्रेट लाइन है, तो हमने क्या किया, इसको ड्रॉ किया, ठीक है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, तो हमें क्या देगा, ये डेल्टा वी बाय डेल्टा टी करेंगे, ये हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो हम जानबूझ करके हम, वेरी गुड अच्छे, हम स्लोप क्यों पढ़ते हैं, हम स्लोप इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज स्लोप में कोई ना कोई आंसर छिपा होता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप में क्या छिपा हुआ है, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप में क्या छिपा हुआ है, तो आंसर है एक्सेलरेशन। तो स्लोप काम की चीज होती है, इसलिए इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अलग अलग केस पे हमको और भी बहुत सारे हमको देखेंगे जहाँ पे हमको स्लोप कुछ ना कुछ नई चीज देता है, अभी 2 ही सीख रहे हैं, ठीक है, जब और आएंगे फिजिक्स पे उसको भी सीखेंगे। तो स्लोप निकालने आना चाहिए दोनों तरीके से, स्लोप एंगल से निकालने आना चाहिए, स्लोप y2 - y1 से निकालने आना चाहिए, ठीक है, इतना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पर देखो, एक ऐसा बोला गया है कि हमारे पास एक कोई ग्राफ होगा, ठीक है, जैसे कि बोल दिया जाए, अब समझना, यहाँ से जो मैं पढ़ाऊंगा बहुत काम की चीज है, ठीक है,
सब ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पे हमको बोला गया ये हमारे लिए एक्सिस दी गई है, ये वाई एक्स, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, अच्छा, स्लोप में हमको क्या बोला गया कि यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो इसमें जो है ना, ये काम करो, एक्स और वाई नहीं मानते इसको हम लोग, इसको हम मान लेते हैं और अच्छे तरीके से हमारे पास ग्राफ दिया गया। ठीक है, ये ग्राफ ही है, और ये ग्राफ जो है ना, ये किसके बीच में है, टाइम का और वेलोसिटी का ग्राफ, टाइम का और वेलोसिटी का ग्राफ। कहाँ पे प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम तब आती, बोला गया एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो ग्राफ उल्टा पुल्टा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं है। ठीक है, हमने क्या सीखा था, स्ट्रेट लाइन ऐसा, बड़ा आसान था, ड्रॉ करो ऐसे, पट पट ड्रॉ करो, ऐसे करो, ऐसे करो, स्लोप निकाल लो, यहाँ से लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से ड्रॉ करो, यहाँ से निकाल, कैसे भी निकालो स्लोप सेम आने वाला है वो। एंगल, ये अगर एंगल यहाँ पे अगर tan थीटा है, ठीक है, तो आगे जाओ, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, सब जगह थीटा थीटा, कोई तरीके से निकालो स्लोप सेम आएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है ना, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है ये। बोल दे कि इसका बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, कब होगा, बोला कि एक समय यहाँ पे t, इसका एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा, तो टाइम t है। तो प्रॉब्लम क्या, हमने सोचा कि यार हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो हमने क्या किया, यहां से एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और हमने यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, हमने ड्रॉ कर दी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, बहुत अच्छा। अब हमने बोला कि अच्छा स्लोप तो निकालना है, तो एक काम करो, यहाँ पे जो है ना, ये टाइम को ले लो t1, ठीक है, और ये टाइम को ले लो t2, ठीक है, और यहाँ पे जिस टाइम पे हमको निकालना है ना, ठीक है, वो टाइम हमें कितना दिया गया है, तो टाइम हमको दिया गया है यहाँ पे t दिया गया है। हमको बोला गया कि बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हमने लाइन ड्रॉ की, फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया वेलोसिटी को, यहाँ वेलोसिटी नापी v1 आ रही थी इस टाइम t1 पे, यहाँ नापी टाइम 2 पे वेलोसिटी क्या आ गई, v2 आ गई। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि हमने क्या किया, यहाँ से इसको v2, ये यहाँ से यहाँ तक की है, यहाँ से यहाँ तक v1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा v, और ये डेल्टा v है, v2 माइनस v1, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टाइम क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, दैट इज डेल्टा t, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने निकाला स्लोप डेल्टा v बाय डेल्टा t, ठीक है, ये हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। लेकिन मेरा सवाल तुमसे ये है
क्या ये एक्सेलरेशन हमको टाइम टी वाला एक्सेलरेशन मिलेगा? क्या ये जो एक्सेलरेशन जो है, ये जो एक्सेलरेशन जो है, क्या ये जो एक्सेलरेशन जो है हमको टाइम टी का एक्सेलरेशन देगा? हाँ बताओ, यस या नो में? नहीं, ठीक है, सही है। कोई प्रॉब्लम क्या? देखो, हमको टाइम टी पे एक्सेलरेशन चाहिए, हमारा ग्राफ यहां से हमको T2 से लेकर के T1 तक का एक्सेलरेशन चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है ही नहीं। जैसे हमने कैसा सीखा था, तो ये वाला ग्राफ सीखा था हमने, ये कांस्टेंट था, कहीं भी चले जाओ कोई भी टाइम पे एक्सेलरेशन कैसा था, कांस्टेंट। यहाँ पे लगातार जो है ना, ये एक्सेलरेशन जो है वैरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं। तो हमको किसी ने बोला कि तुमको टी पे चाहिए ना, तो एक काम करो, तुम एक ग्राफ ऐसा ड्रॉ करो। तो जो मैं बता रहा हूँ ना अभी, ये तुम लोग को धीरे धीरे समझ में आएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हमको अभी तुरंत समझ में नहीं आया, ये धीरे धीरे ही समझ में आएगा। ये टॉपिक जो है ना, अभी फिजिक्स में हम लोग मैथ्स पढ़े जो कि बहुत यूज टॉपिक है, हमको धीरे धीरे करके हमको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया, मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है, मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, और मैंने जो पहले जो लाइन थी वो टी से काफी दूर थी, डिस्टेंस ज्यादा था। अब मैंने फिर से बोला स्लोप निकालने की, अब मैंने छोटा कर दिया, इसको छोटा कर दिया, एकदम छोटा। अब मैंने क्या किया, मुझे इस टाइम टी पे स्लोप चाहिए ना, तो मैंने क्या किया, मैंने अब जो बनाना है ना मेरे को, अब मैंने यहाँ पे से स्लोप निकाला, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ से निकाला। पहले स्लोप यहाँ से निकाला था, अब यहाँ से निकाला, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये मुझे परपेंडिकुलर बाय बेस है, ये मुझे क्या देगा, ये मुझे एक्सेलरेशन देगा। ये आंसर से जो मुझे एक्सेलरेशन दिस बाय दिस, इससे मुझे एक आंसर मिलता है, और इससे मुझे एक आंसर मिलता है। ज्यादा सही आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सबको बोलो सेकंड वाला। सेकंड वाला होगा सबसे सही। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सबको? सब बोलो यस या नो। यस यस सर। ओके, अब मेरे को एक बात क्लियर हो गई कि अगर मुझे इस टाइम टी पे चाहिए अगर एक्सेलरेशन, तो मैंने बेस को छोटा कर। अब हम अगर ऐसा करें, एक काम और करते हैं, जब हमने एक ऑप्शन चूज किया, यहाँ पे ऐसा हुआ, ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, इसको और छोटा ड्रॉ कर दिया। अगर और छोटा हो गया तो देखो तो क्लियरली, अगर ये वाला स्लोप निकालता हूँ मैं फिर से, अगर इसको देखो बेस और छोटा हो गया, मैं टाइम की और नजदीक आ गया। देखो मैं ध्यान से समझना, ये वाला जो पार्ट है ना, सब समझना ध्यान से। लास्ट वन इज नॉट परफेक्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ ना, तो ये यहाँ था, यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ का गैप बड़ा है,
यहाँ से यहाँ का गैप छोटा, यहाँ से ब्लू लाइन का गैप और छोटा, वायलेट का और छोटा होगा। ये जो थर्ड आंसर जो मुझे, ये थर्ड आंसर जो मेरे को मिलेगा ना, ठीक है, ये जो थर्ड आंसर जो मेरे को मिलेगा यहाँ से, इसके स्लोप मिलेगा ना, ये और सही है जब इसके और नजदीक कर चले। व्हाट आर वी डूइंग, वी आर गोइंग नियर दिस। हम जितना नजदीक जाएंगे ना, हमको एक्सेलरेशन समय पे उतना ज्यादा सही मिलेगा। तो हम कर क्या रहे, हम इस बेस को छोटा कर रहे हैं, हम इस बेस को छोटा कर रहे हैं। दैट मींस व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट t, वी आर मेकिंग एक्स्ट्रा t स्मॉल। कौन आवाज कर रहा है? हाँ, what we are doing, we are making delta t small। समझना, जिसको मेरी बात समझ में अच्छे से आ जाएगी ना, उसको फिजिक्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज फिजिक्स में यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। पूरा फिजिक्स की भाषा